नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और आज हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम में डे 56 की इस वीडियो को लेकर के आपके सामने आए हैं। और आज की क्लास में हमें किस चीज की चर्चा करना है, तो आज इस क्लास में हम पेयजल आपूर्ति प्रबंधन एवं संरक्षण आप अपने शेड्यूल में चेक कीजिए एक बार, तो आपको डे नंबर 56 में मिलेगा पेयजल आपूर्ति प्रबंधन एवं संरक्षण। ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के हमने आप लोगों के लिए प्रश्न बना करके और मॉडल जो है प्रश्न पत्र एक हमने तैयार किया था, फिर उसका मॉडल आंसर भी हमने तैयार किया था और वो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। और यहां पर आप लोगों के लिए बता दूं, ये क्लास हमारी डेमो क्लास है, इसलिए ये हम बता रहे हैं आपको कि डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम जो है ये आपको मेंस की तैयारी और प्री की तैयारी साथ में कर रहे हैं आप, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, इसमें प्रतिदिन 30 मिनट के लिए उत्तर लेखन के लिए प्रश्न मिलते हैं। आपको कितने प्रश्न मिलते हैं? टोटल 5 प्रश्न मिलते हैं। 3 प्रश्न मिलते हैं 3-3 अंक वाले, जिनको 10 शब्दों में लिखना होता है। एक प्रश्न मिलता है 5 अंक का, जिसको आपको 50 शब्दों में लिखना है। और एक प्रश्न मिलता है आपको 11 अंक का, दीर्घ उत्तीय प्रश्न है, और उसे आपको 250 शब्दों में लिखना होता है। राइट। और जैसे ही ये पेपर हम अपलोड करते हैं, उसके कुछ ही समय बाद हम मॉडल आंसर भी की पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। तो दिन भर का समय रहता है, दिन भर में जब भी समय मिले आप लोग अच्छे से मॉडल आंसर लिख लीजिए। उसके बाद में फिर आपके लिए मॉडल उत्तर की पीडीएफ भी वहीं पे मिल जाएगी। ऐसे ही आपको 30 से 40 मिनट की क्लास भी रहेगी कि आपको क्या लिखना था, क्या नहीं लिखना था, कैसे लिखना था, वो सारी चीजें हम क्लास में बताएंगे। वैसे ही हर एक क्लास आपके लिए अवेलेबल रहेगी। प्री में टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी। 59 टॉपिक अनुसार टेस्ट हैं, 20 यूनिट वाइज टेस्ट हैं और 21 आपके फुल लेंथ टेस्ट एफएलटी हैं। टोटल 100 टेस्ट आपको मिलेंगे। 7000 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। और इसका जो कॉस्ट है वो 1395 है। मुख्य परीक्षा का नोट्स यदि आप परचेज करते हैं 2995 उसकी कीमत है। उसके साथ ये 1395 की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम फ्री में आपको मिल जाएगी। राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, सीधे आते हैं टॉपिक पर और बात करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की। तो प्रश्न हम लोगों ने आपके लिए तैयार किया था और सबसे पहले यह बताया था कि पहला जो प्रश्न था हमारा वो था नल जल योजना का। कौन सा प्रश्न था? नल जल योजना क्या है। यहां आपको बताना है कि नल जल योजना या टैप वाटर स्कीम क्या है। और यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 3 अंक में, क्योंकि 2020 के सिलेबस के अनुसार नया सिलेबस जो अपडेट हुआ 2020 में, उसके अनुसार जो आपसे 3 अंक का प्रश्न होगा, जो आपसे 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रश्न का जवाब देना है आपको मात्र 10 शब्दों में। कितने शब्दों में जवाब देना है आपको? 10 शब्दों की शब्द सीमा जो है आपके लिए निर्धारित कर दी गई है। लेकिन यदि कोई फैक्चुअल प्रश्न नहीं पूछा है तो आप इसको जो आपके पास 3 लाइनें लगभग मिलेंगी, उन 3 लाइनों का भरपूर प्रयोग आपको यहां कर लेना है। उनका यूज करोगे तो आप 15 से 20 शब्द तक भी किसी प्रश्न को जो जिसमें आवश्यकता है उसको ले जा पाएंगे। एग्जामिनर आपके वर्ड नहीं गिनेगा, बस आपके प्रश्न को देखकर ही उसे अंदाजा हो जाएगा कि 10 से 15 शब्दों में है और एकदम सटीक तरीके से लिखा है। बस यहां वहां की चीजें ऐसे प्रश्नों में आपको नहीं लिखना है। और आज की क्लास में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे एक व्यक्ति जो जीन्स टी शर्ट पहनता है उसमें 10,000 से भी ज्यादा लीटर पानी का यूज होता है। जब आप एक कप कॉफी पीते हैं तो उसमें आप एक कप कॉफी ही नहीं पीते हैं, उस कॉफी में आपका टोटल 340 लीटर पानी लग जाता है। तो आगे उसकी भी चर्चा करेंगे। और यहां पे समझते हैं नल जल योजना। जो हम नल जल योजना की बात करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, क्योंकि इसके तहत क्या किया गया है, 2024 तक प्रत्येक परिवार को
2024 तक क्या किया गया है, प्रत्येक परिवार को जल उपलब्ध कराने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। तो जो आपको 3 लाइनें दी जाएंगी उनको आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको लिखना है। जैसे इस योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो आपको सबसे पहले लिख देना है क्या कि इसका प्रारंभ कब हुआ। तो सबसे पहले पॉइंट में या पहली लाइन में लिखेंगे आप योजना की शुरुआत। प्रारंभ कब हुआ है भाई साहब, ये जो योजना है 2 चरणों में लागू की गई, जिसका पहला चरण जो है चल रहा है, और पहला चरण ये आपका 2019 से आई थी ये योजना। कब, 2019 में भी बात करें तो मई 2019 में ये योजना का क्रियान्वयन हुआ था। तो आपको लिखना है प्रारंभ कब हुआ, मई 2019 में। ठीक है, वर्ष 2019 में ये योजना लाई गई। इसके बाद दूसरे नंबर पे फिर आप इसमें लिख सकते हैं कि इस योजना को लाने के पीछे हमारा लॉजिक क्या था, उद्देश्य क्या था, वो भी आपको स्पष्ट करना है। तो दूसरे पॉइंट में लिखेंगे आप इस योजना का उद्देश्य, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दूसरा पॉइंट बनाएंगे आप, दूसरी लाइन में लिखेंगे आप उद्देश्य। ओके, इस योजना का उद्देश्य क्या है, नल जल योजना क्यों लाई गई, नल जल योजना है क्या, तो गांव में आप देखते हैं आज भी महिलाओं को कुएं से, नदियों से, तालाबों वगैरह से पीने का पानी जो है लाना पड़ता है। अधिकतर गांव में आज भी दूर दराज तक जाकर के पानी लाना पड़ता है, और ये महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, बेसिकली महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। ज्यादातर आप देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ही पानी लाती हैं। पुरुष वर्ग का काम होता है खेती बाड़ी का, महिलाओं का काम होता है घर का। तो घर में पानी पीने के लिए, बर्तन वगैरह धोने के लिए, सब्जियां वगैरह, खाना वगैरह बनाना है, तमाम काम है, उन सब के लिए महिलाओं को पानी लाना पड़ता है। तो सरकार को हमारी महिलाओं की बहुत चिंता है, और हम सब लोगों की चिंता है। चूंकि हमारी सरकार है तो धीरे धीरे हम विकास कर रहा है हमारा देश। तो उस क्रम में ये योजना लाना बहुत महत्वपूर्ण समझा गया कि अब जो है प्रत्येक घर को स्वच्छ जल मिलना चाहिए, और ये एक प्रकार से मौलिक अधिकार भी है हमारा। आर्टिकल 21 जब आप पढ़ते हैं तो उसके सब क्लॉज पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा स्वच्छ वायु का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और इस अधिकार को किसी भी कंडीशन में, चाहे राष्ट्रपति शासन लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, कभी भी इसे खत्म या समाप्त नहीं किया जा सकता है। राइट, तो उसी क्रम में हमारी सरकार ने एक लक्ष्य रखा कि हमें प्रत्येक परिवार को वर्ष 2024 तक स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध कराना है। क्योंकि 80% तक जो बीमारियां हैं वो अशुद्ध और संक्रमित जल पीने के कारण हो रही हैं। तो सरकार ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव रखा। सरकार को सुझाव दिया गया कि यदि हम स्वच्छ जल उपलब्ध करवा पाए, स्वच्छ जल की उपलब्धता, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध करवा पाए, तो करीब 80% जो बीमारियां हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। क्योंकि 80% बीमारियां आपकी स्वच्छ जल की कमी से ही हो रही हैं। तो सरकार के लिए एक उद्देश्य रखा गया। उद्देश्य ये रखा गया कि वर्ष 2024 तक प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक परिवार को स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध करवाना, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध करवाना। एक लाइन में आ जाएगा, गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध करवाना। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा। मैंने तो यहां थोड़ा लेंदी लिख दिया है, लेकिन आप जब अच्छे से लिखेंगे तो एक लाइन में आपका ये कवर हो जाएगा। समझ में आ रही चीजें। सबसे पहले आपको कब प्रारंभ हुई उसकी महत्वता ये बताना है, दूसरा इसके पीछे लॉजिक क्या था, उद्देश्य क्या था, ये बताना है, और तीसरा पॉइंट आपको वो बनाना है जो इन दोनों की अपेक्षा तीसरे नंबर पे आने लायक हो। अर्थात अब हम इसमें क्या लिखें, तो इसके अलावा और इसमें क्या विशेष है, तो और इसमें आप विशेष में ये लिख सकते हैं कि इस योजना को 2 चरणों में लागू किया गया था। क्या किया गया था, इस योजना को 2 चरणों में लागू किया गया था। 2 चरणों में, ठीक है, 2 चरणों में लागू किया गया था, या इस अभियान को 2 चरणों में लागू किया गया। ओके, तो ये हमारा पहला प्रश्न यहां पे आकर के कवर
होता है कि ये अभियान 2 चरणों में चलाया गया और मई 2019 से ये योजना शुरुआत की गई और भारत सरकार के द्वारा इस योजना को कार्यान्वित किया गया और प्रदेश सरकारों के द्वारा, जैसे बिहार में भी चालू है, मध्य प्रदेश में भी, तो प्रदेश सरकारों ने इसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके अलावा इसका उद्देश्य था कि वर्ष 2024 तक प्रत्येक परिवार को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध कराया जाए। तो दूसरा उद्देश्य, पहला उद्देश्य ये था। दूसरा इसमें ये था कि एक साथ हम इतने बड़े भारत को और इस योजना को लागू नहीं कर सकते, तो हम इसको चरणबद्ध तरीके से 2 चरणों में पूरा करेंगे। तो 2 चरणों में इस अभियान को शुरू किया गया। तो ये प्रीलिम्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि कौन सी योजना जो है इनमें से 2 चरणों में लागू की गई। तो आपके लिए आंसर हो जाएगा कि इनमें से आपकी कौन सी योजना जो है 2 चरणों में लागू की गई। तो 2 चरणों में आपकी नल जल योजना लागू की गई। तो यहां पर जो है हमने आपके लिए मॉडल आंसर लिखा था, प्रारंभ लिखना है मई 2019, उद्देश्य बताना है प्रत्येक परिवार को वर्ष 2024 तक पाइपलाइन द्वारा स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना, और तीसरा आपको विशेष लिख देना है कि यह अभियान 2 चरणों में संचालित हुआ था। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और दोनों ही भाषाओं में आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ये चीजें मिलती हैं। स्टार्ट मई 2019 में स्टार्टिंग की गई। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टॉप प्रोवाइड क्लीन वाटर थ्रो पाइपलाइन टू एवरी फैमिली बाय द ईयर 2024। और स्पेशल इसमें क्या है कि दिस कैंपेन वाज कंडक्टेड इन 2 फेजेस। इसको 2 फेजों में क्या किया गया? 2 चरणों में लागू किया गया। ओके, और ये है नल जल योजना। और आप लोग भी देखें कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जल पे ही ये हमारी चर्चा हो रही है और आगे हम आपको जल से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताने वाले हैं। आगे बात करते हैं, हम गीजर की बात करते हैं। गीजर या गीजर हम साधारण भाषा में बोलते हैं, ये वाला गीजर नहीं जो आपके बाथरूम के पास लगा होगा, नहाने के लिए गर्म पानी आता है, वो गीजर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बात वही है, शब्द वही है। उष्ण जल स्रोत भी कहा जाता है इनको। और ये क्या होते हैं कि ये एक जलीय स्रोत होते हैं। अर्थात आपसे जब ये प्रश्न पूछा है कि गीजर, तो आपको इसमें एक तो लिख देना है परिभाषा। इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे हैंडल करेंगे, तो एक तो लिख देना है, आपको ये स्पष्ट करना है कि गीजर क्या है। सबसे पहला आपका टास्क होगा कि जब ऐसा प्रश्न मिले कि जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, सबसे पहले तो आपको उसकी परिभाषा देकर के ये स्पष्ट करना है कि ये चीज है क्या, राइट। और फिर आपको कोशिश ये करना है कि आप एग्जाम्पल भी उसका एक दे पाए। तो परिभाषा में इसकी हम क्या लिखेंगे? परिभाषा, तो ऐसा जलीय स्रोत, कैसा? ऐसा जलीय स्रोत, यहां हम परिभाषा लिख देते हैं उसकी, ऐसा जलीय स्रोत। ऐसा जलीय स्रोत मतलब जल का ऐसा स्रोत जो कि भूतापीय ऊर्जा के द्वारा कैसा हो रहा है, जो भूतापीय ऊर्जा के कारण उष्ण होता है। ठीक है, जलीय स्रोत जो भूतापीय ऊर्जा के द्वारा उष्ण होता है। उष्ण मतलब गर्म होता है, उष्ण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम गीजर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे उष्ण जल स्रोत या गीजर कहते हैं। उसे गीजर कहा जाता है। ठीक है, गीजर कहा जाता है, गीजर कहते हैं। या ये आपको ना लिखना हो कि कहते हैं तो भी चल जाएगा। और यहां पर आपको एक शानदार सा उदाहरण जरूर प्रस्तुत करना है कि हमारे भारत में कहां पे है गीजर। वैसे तो आपके अचानक मार, अमरकंटक में भी, यहाँ पे पचमढ़ी में भी गीजर हैं, कुछ मिल जाते हैं। और विश्व में यदि बात करें तो अमेरिका का जो ओल्ड फेथफुल है, ओल्ड फेथफुल गीजर, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। पूरे संसार भर में उसे जाना जाता है, ओल्ड फेथफुल गीजर। तो संसार में उसका नाम आता है। लेकिन अब हम भारत की बात करें तो भारत के में मणिकरण, ठीक है, कहां पे है? मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो मणिकरण स्थान है, वहां पर जो गीजर है वो महत्वपूर्ण है। वहां का जो गीजर है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो वो धार्मिक स्थल है, अभी मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा। एक तो वो वहां धार्मिक स्थल है, एक नदी वहां से आती है, और नदी में जो धार्मिक स्थल है वहां पे गुरुद्वारा भी है,
और एक मंदिर भी है। तो हिंदुओं के लिए और सिखों के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए पवित्र है। और वहीं पे क्या होता है, ऐसा उबलता हुआ जल निकल रहा है, जमीन से उबलता हुआ जल निकल रहा है। भारत सरकार के द्वारा वहां पर के एक जो है संयंत्र लगा करके, टरबाइन लगा करके वहां से विद्युत उत्पादन भी किया जा रहा है। तो ये मैंने आपको प्री में भी पढ़ाया है, प्रश्न भी बनता है प्री में, किस स्थान पर गीजर से विद्युत उत्पादन का निर्माण, विद्युत का उत्पादन हो रहा है। तो ये हो रहा है मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश में, राइट। तो यहां पर देख लीजिए किस तरह से लिखना था, यहां पे लिखना था आपको कैसे, ऐसा जलीय स्रोत जो भूतापीय ऊर्जा से, जो भूतापीय ऊर्जा के कारण उष्ण होता है, इसमें सल्फर, यहां दो चीजें आ गई हैं, इसमें गंधक पर्याप्त होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सल्फर सफिशियंट होता है, इसमें क्या होता है, गंधक जो है पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। गंधक की उपस्थिति के कारण ही जो जल है वो कैसा होने लगता है, उष्ण, उबलना शुरू कर देता है। और एग्जाम्पल में देखेंगे मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश, राइट। यहां पर कुछ फोटोज लगाई हुई हैं, तो ये देखेंगे आप, और यहां पे देखिएगा, यहां पर ये जो उबलता हुआ जल आपको दिख रहा है, उबलता हुआ जल, इनमें उबाल आ रहा है, यही है मणिकर्ण का जल। तो इस तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन को क्या करना था, डील करना था। और थर्ड जो प्रश्न है, वाटर फुटप्रिंट क्या है, वाटर फुटप्रिंट क्या है, या जलीय पद चिन्ह किसे कहते हैं, और ये किस लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसको हम समझें कि जैसे हम आपसे बात करते हैं, यदि आपसे कोई व्यक्ति कहे कि, यदि आपसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि कप कॉफी में एक कप कॉफी आप बर्बाद कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कितना जल बर्बाद कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति बोलेगा कि एक कप कॉफी मतलब 50 ml, 50 ml पानी लगा होगा, 100 ml मान लीजिए, 100 ml जल ज्यादा से ज्यादा खराब हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप एक कप कॉफी को बर्बाद करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने 340 लीटर पानी को बर्बाद कर दिया। अब आप बोलेंगे कि एक कप कॉफी में 340 लीटर पानी कैसे बर्बाद हो गया, तो यही है आपका वाटर फुटप्रिंट, या वाटर फुटप्रिंट, या जलीय पदचिन्ह। इसी को कहते हैं कि जो मूल जल है, उस चीज को बनने में टोटल कितना पानी खर्च हुआ है, उसी को बोलते हैं हम आपका वाटर फुटप्रिंट। जैसे एक टी शर्ट और पैंट, चाहे बच्चे के लिए लिया हो या आपने अपने लिए लिया हो, तो उस टी शर्ट और पैंट को बनने में कितना पानी खर्च हुआ है, उसको बनने में 10,000 लीटर पानी खर्च हुआ है। आपने किसी एक मुर्गे को काट के उसका चिकन खा लिया आपके परिवार ने, तो आप समझिए कि आपने 1-2 लीटर पानी खर्च नहीं किया, सीधे सीधे 4200 से 4,500 लीटर पानी आपने खर्च कर लिया है, राइट। तो ये है वाटर फुटप्रिंट। आपने 1 लीटर दूध पी लिया है, तो 1,000 लीटर पानी आपने खर्च किया है। तो 1 लीटर दूध का मतलब है 1,000 लीटर पानी, 1 किलोग्राम चिकन का मतलब है 4250 लीटर पानी, और एक जीन्स और टी शर्ट का मतलब है सीधे सीधे 10,000 लीटर पानी, राइट। तो और एक कप कॉफी यदि आपने बर्बाद कर दी है, तो उसका मतलब है 340 लीटर पानी बर्बाद किया है। तो ये वाटर फुटप्रिंट क्या होता है, वाटर फुटप्रिंट की आपको सबसे पहले तो एक परिभाषा लिखनी होगी, और दूसरा फिर आपको एक एग्जाम्पल या उदाहरण देना होगा। तो पहले तो आप सीधे लिखना स्टार्ट करेंगे और परिभाषा लिख देंगे। परिभाषा में आप क्या लिख सकते हैं, तो परिभाषा में आप लिख सकते हैं, किसी समुदाय के व्यवसाय को, किसी समुदाय के व्यवसाय को समुदाय के व्यवसाय को क्या करने में, किसी समुदाय के व्यवसाय को, या किसी समुदाय के व्यवसाय सामग्रियों, व्यवसायिक सामग्रियों एवं सेवाओं हेतु ताजे जल की उपलब्धता, किसी समुदाय के व्यवसाय सामग्रियों सामग्रियों किसी व्यवसाय के, किसी समुदाय के व्यवसाय सामग्रियों एवं
सेवाओं हेतु ताजे जल की उपलब्धता एवं सेवाओं हेतु ताजे जल की उपलब्धता, ताजे जल की उपलब्धता, ताजे जल की उपलब्धता क्या कहलाती है? वाटर फुटप्रिंट कहलाती है। क्या कहलाती है? वाटर फुटप्रिंट कहलाती है। वाटर फुटप्रिंट कहलाती है। राइट। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है आपको बता भी नहीं सकता। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। पूछा जाएगा कि वाटर फुटप्रिंट या जलीय पदचिन्ह स्पष्ट कीजिए, तो 5 अंक में भी पूछा जा सकता है, लेकिन मुख्यतः जो संभावना है वो है 3 अंक में इसके बनने की। तो 3 अंक में पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करना है, आपको ये परिभाषा लिख देनी है कि किसी समुदाय के व्यवसाय सामग्री, जैसे कोई कॉफी बेचता है या कोई दूध वाला है, दूध बेचता है, तो उसका तो व्यवसाय है दूध बेचना, लेकिन उसकी व्यवसाय को और उसके व्यवसाय की सामग्रियों को बनने में या सेवाओं हेतु ताजे जल की जो उपलब्धता होगी, उसको पशु रखने होंगे, पशुओं को पानी पिलाएगा, पशुओं को चारा लाएगा तो चारे में भी पानी लगता है, इसके बाद वो खली खिलाएगा तो खली जो बनती है जिस अनाज से, उसको बनने में भी पानी लगता है। जो जो चीजें वो यूज करेगा उसमें कहीं ना कहीं पानी यूज होता है। और 1 लीटर दूध बनने के लिए जितने चारे की आवश्यकता है, जितनी खली की आवश्यकता है, जितनी पशु को पानी की आवश्यकता है, सबको मिला जुला के देखा जाए तो करीब करीब 1000 लीटर पानी से 1 लीटर दूध का निर्माण हो पाता है। ऐसे ही 1 कप कॉफी के लिए आपको थोड़ा सा तो पानी, डायरेक्ट पानी लगता है, इसके अलावा कुछ दूध लगता है उसमें, सॉरी कॉफी में पानी तो नहीं लगता है, लेकिन दूध में तो पानी होता है। तो दूध जो है वो उसमें पानी लगा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा फिर उसमें कॉफी डलती है, फिर उसमें शक्कर डलती है, तो शक्कर बनने में गन्ने में पानी का यूज होता है तो वो जोड़ा जाए। इसके बाद कॉफी बनने के लिए कहवा का जो वृक्ष होता है उसको उत्पन्न होने में जितना पानी लगा होगा उसमें से एक बीज के हिस्से में जितना पानी आएगा वो जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो कॉफी का पानी, गन्ने का पानी और फिर आपके दूध का पानी, टोटल पानियों को जोड़ करके 340 लीटर पानी हो जाएगा, तब जाकर के 1 कप कॉफी का निर्माण होगा। इसलिए हर चीज को बचाना जरूरी है, बर्बादी नहीं होना चाहिए। चाहे 1 कप कॉफी हो या आधा कप कॉफी हो, पीना है तो ही लेना है, अन्यथा नहीं लेना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि भारत का प्रति व्यक्ति वाटर फुटप्रिंट कितना है, ठीक है। तो भारत का प्रति व्यक्ति वाटर फुटप्रिंट, प्रति व्यक्ति वाटर फुटप्रिंट कितना है, वाटर फुटप्रिंट कितना है, तो बहुत कम है, 980 लीटर प्रति व्यक्ति है। मतलब एक व्यक्ति, अब आपसे यही बात की जाए कि भारत का हर एक व्यक्ति एक दिन में मिनिमम औसतन 980 लीटर पानी खर्च करता है। आप बोलेंगे ऐसा मुमकिन नहीं है, हम तो 7 दिन में कपड़े धोते हैं, एक बार नहाते हैं तो 20 लीटर की बाल्टी में नहा लेते हैं, ठीक है। और खाना खाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम 2 लीटर पानी पीते हैं। तो यदि 20 लीटर और 2 लीटर पानी, मतलब दिन भर का हम 5 लीटर पानी पी जाएंगे तो 5 लीटर 25 लीटर हो जाएगा। किसी भी कीमत पे आप चाय पानी सबका मिला करके देख लो तो 30 लीटर से ज्यादा पानी हम खर्च करते ही नहीं है। और 7 दिन में देख लिया जाए तो 7 या 21 210 लीटर कर लेंगे। 7 दिन में हम कपड़े भी धोंगे तो 5 बाल्टी में धो लेंगे। मतलब सीधा सीधा मोटे तौर पे कहा जाए तो आप बोल देंगे कि हम तो 7 दिन में 250 लीटर पानी से ज्यादा यूज नहीं करते हैं, और आप तो बोलोगे कि एक दिन में आप 980 लीटर पानी खर्च करते हैं। तो जो आप प्रत्यक्ष तौर पे जो पानी खर्च करते हैं वो तो प्रत्यक्ष है, लेकिन वो पानी जो अप्रत्यक्ष रूप से खर्च करते हैं, उस पानी को और प्रत्यक्ष रूप से पानी को जो खर्च करते हैं, उन दोनों को मिला करके एक साथ वाटर फुटप्रिंट कहा जाता है। आपने टी शर्ट पहनी, शर्ट पहनी तो उसमें भी पानी लगा हुआ, 10,000 लीटर पानी लगा हुआ है। तो आप 3-4 जोड़ी कपड़े पहनते हैं। आपने शक्कर खा ली 1 चम्मच तो उसमें भी पानी से ही गन्ना बना था, और उस गन्ने से जो शक्कर बनी थी उसमें भी पानी का यूज हुआ। गुड़ खाया, सब्जी खाई, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें पानी ना लगा हो, ठीक है। तो यही है आपका वाटर फुटप्रिंट
यदि आपसे थोड़ा सा और पूछा जाए या और चीजों के बारे में बात करें तो दूध जो है, 1 लीटर दूध का वाटर फुटप्रिंट, दूध में 1062 लीटर पानी लगता है। मतलब 1 लीटर दूध का वाटर फुटप्रिंट क्या है, तो 1062 लीटर है 1 लीटर दूध का वाटर फुटप्रिंट। और इस तरह से हमने इसको तैयार किया था और आप लोगों तक पहुंचाया था, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि किसी समुदाय के व्यवसाय, सामग्रियों एवं सेवाओं हेतु जो ताजे जल की हमें आवश्यकता होती है, उस आवश्यक मात्रा को ही हम वाटर फुटप्रिंट के नाम से जानते हैं। जैसे दूध में 1062 लीटर प्रति किलो के हिसाब से वाटर फुटप्रिंट होता है। 1 लीटर दूध 1062 लीटर पानी लगता है। ऐसे ही भारत का प्रति व्यक्ति वाटर फुटप्रिंट कितना है, तो 980 लीटर पानी एक व्यक्ति एक दिन में खर्च करता है। ठीक है, सीधे तौर पे कहा जाए तो एक व्यक्ति एक दिन में 980 लीटर पानी खर्च करता है। ठीक है, कुछ तो वो प्रत्यक्ष रूप से करता है, नहाता है वो उसको दिखता है, पीता है वो भी दिखता है, खाने के साथ खाता है वो भी दिखता है। तो ये जो प्रत्यक्ष रूप से जो पानी खर्च करता है वो तो बहुत कम हिस्सा है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से खर्च करता है, जैसे 1 लीटर दूध पिया, 1 लीटर दूध पी लिया गलती से, तो आपने 1062 लीटर पानी पी लिया। तो आप दिन भर में 1-2 कप चाय तो पीते ही हैं, मतलब 600 लीटर 500 लीटर पानी तो आप चाय के रूप में पी रहे हैं। ठीक है, मतलब सीधे सीधे दूध को बनने में जो 1062 लीटर पानी यूज हुआ है 1 लीटर दूध को बनने में, वो आपका वाटर फुटप्रिंट कहलाता है। राइट, ऐसे ही 1 कप कॉफी को पीने में 340 लीटर वाटर फुटप्रिंट का यूज होता है। अब यहां पर हमने कुछ लिस्ट दी है, जैसे जैसे यहां पर 1 किलो मक्खन को बनने में कितना, 940 लीटर पानी लगता है। 1 किलो कद्दू को तैयार होने में 353 लीटर पानी लगता है। 1 लीटर संतरे का जूस पी लिया तो 1020 लीटर पानी पी लिया। 1 किलो आलू खाते हैं आप तो 287 लीटर पानी लगता है, और 1 किलो चावल खाते हैं तो 2500 लीटर पानी लगता है। यहां तक तो बात हजम हो रही थी, लेकिन किसी व्यक्ति ने 1 किलो चिकन खा लिया तो समझ लीजिए उसने 4330 लीटर पानी को बर्बाद कर दिया। पानी की बर्बादी करने वालों में जो आपके चिकन खाने वाले, इनका योगदान थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारी जो लोग हैं वो थोड़ा सा ज्यादा क्या कर रहे हैं, पानी की बर्बादी कर रहे हैं। यहां मैं किसी शाकाहारी या मांसाहारी का वैसा विभाजन नहीं कर रहा हूं, बस मैं सिर्फ आपको ये याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद केला जो है, 1 दर्जन केला 12 किलो में आप देखेंगे तो 1920 लीटर पानी लगेगा, तब जाके वो केले उतने बनेंगे। 1 किलो शक्कर में 1800 लीटर पानी लगता है। 1 लीटर दूध में 1000 अराउंड, वरना यदि आप सो और ज्यादा देखेंगे तो 1062। और ये मैं बता दूं कि जो दूध है, दूध पे जो वाटर फुटप्रिंट था पहले 1200 के ऊपर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जो वाटर फुटप्रिंट है वो कम हो रहा है। इसका रीजन बता देता हूं। पहले जो है हम फसलों को पानी देते थे तो थाला विधि से देते थे या फिर क्यारी विधि से देते थे, जिसमें ज्यादा पानी खर्च होता था। अब हमने या तो जो हम टपक सिंचाई से देते हैं, स्प्रिंकलर से देते हैं, ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है, पानी की मात्रा कम हुई है और वाटर फुटप्रिंट निकल करके कम होकर के आ गया है 1062 पे। पहले 1200 से 1206 के आसपास होता था 1 लीटर दूध में पानी। तो इस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। 500 मिली सॉफ्ट ड्रिंक, आप पेप्सी वगैरह कोको कोला पीते हैं तो 170 से 310 लीटर दूध पानी बर्बाद कर रहे हैं। 100 ग्राम की एक चॉकलेट खा ली मतलब 1700 लीटर पानी खर्च कर दिया। और 1 किलो संतरा मतलब 560 लीटर आपने खत्म कर दिया। 1 किलो संतरे का जूस लिया मतलब 1020 लीटर पानी को नष्ट किया। और 1 किलो ब्रेड मतलब 1600 लीटर पानी। और एक पिज्जा, बहुत खाते हैं लोग पिज्जा नौजवान, वो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और यहां पानी को भी बर्बाद कर रहा है। 1260 लीटर जो पानी है वो इससे बर्बाद हो रहा है। राइट, यहां देखोगे 95 लीटर पानी 5 मिनट के शॉवर में इस्तेमाल होता है। 5 मिनट तक आपने, जो पहले के शॉवर थे उनमें ज्यादा होता था, अब थोड़ा सा कम हो गया है।
95 लीटर पानी 5 मिनट तक यदि आपने तेजी के साथ शॉवर चला दिया तो खत्म हो जाता है। और एक जोड़ी टी शर्ट और जीन्स, एक जोड़ी टी शर्ट और जीन्स को आप खरीद करके लाए हैं, मतलब 10,000 लीटर पानी नष्ट हुआ है। उसे बनाने में उसमें जो रेसे यूज हुए हैं, उन रेसों, जो कपास के कारण जो रेसे बनाए गए हैं, उस कपास को उगाने में 10,000 लीटर से ज्यादा पानी यूज हो जाता है। तो किसी भी चीज को बर्बाद ना करें और बहुत अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करें। और अगला प्रश्न है आपके लिए, भूजल संरक्षण को संक्षेप में समझाइए। भूजल संरक्षण सीधा सा फंडा है। भूजल अर्थात भूमि की सतह के नीचे जो स्थित जल है उसी को हम भूजल कहते हैं। भूमि, ये हो गई आपकी भूमि, और ये होगी भूमि की सतह, और इस भूमि की सतह के नीचे जो स्थित जल है उसी जल को हम क्या बोलते हैं? भूजल बोलते हैं। तो भूजल को हमें संरक्षित करना है, क्योंकि यदि संरक्षण नहीं किया गया तो जो हम कुएं खोद रहे हैं, कुओं का जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है, ट्यूबवेल सूखते जा रहे हैं, धीरे धीरे भूजल स्तर कम हो रहा है, जिससे आगे चल के बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। महाराष्ट्र वगैरह में देखोगे पानी की किल्लत पड़ जाती है, ओडिशा वगैरह में किल्लत पड़ जाती है, और गर्मियों में ये कुएं जो हैं सूख जाते हैं, ट्यूबवेल सूख जाते हैं, तो पानी पीने के लिए नसीब नहीं होता है, सिंचाई के लिए तो दूर दूर तक छोड़ दो। तो हमें क्या है कि भूजल को संरक्षण करना है, और संरक्षण करने के जो उपाय हैं उनको हमें संक्षेप में यहां पर लिखना है। बहुत सारे उपाय हैं। वाटर हार्वेस्टिंग अपनाइए, बांधों का निर्माण कीजिए, तालाब का निर्माण कीजिए, तेजी से बहते हुए जल को रोक दीजिए, खेत के चारों ओर मेड़बंदी कर दीजिए, शुष्क क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगा करके जल को जमीन में जाने का रास्ता दीजिए, और वृक्षारोपण, वनारोपण कीजिए। तमाम प्रकार के सुझाव जो है दिए गए हैं। सिंचाई जब आप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि टपक सिंचाई का यूज करें, स्प्रिंकलर वगैरह का यूज करें। इस तरह से हमने यहाँ पे आपको लिख करके सुझाए थे, आपको लिखना था इस तरह से। और जो भी आपका 5 नंबर का प्रश्न है उसको 50 शब्दों में लिखना है। आपको कोशिश करना है कि आपके पास जो 5-6 लाइनें रहेंगी उनका भरपूर प्रयोग करें। आप ज्यादा 50-50 के चक्कर में ना पड़ें। इंट्रो देने की आवश्यकता नहीं है, निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता नहीं है। 6 पॉइंट मिनिमम आपको लिख करके आना है, ये ध्यान रखना है। और जिस भी चीज के बारे में समझा रहे हैं उसको एक हेडिंग के तौर पे लिखना है। जैसा ये लिखा हुआ है सेम ऐसा लिखना है। लिखने के शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बताना है कि हम किस चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहां लिख देना है भूजल संरक्षण। पहली लाइन में ये समझा दीजिए कि होता क्या है। तो होता क्या है बता देते हैं कि क्या होता है। देखिए, भू सतह के नीचे विद्यमान जल भूजल कहलाता है, और इसे निम्न प्रकार संरक्षित किया जा सकता है। कैसे संरक्षित किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना था, ठीक है। और फिर ये पॉइंट आपके हो जाएंगे 1 2 3, जैसे भी आप लिखते हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके लिए पॉइंट। जैसे घरों में आप क्या कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति अपना सकते हैं। जो आपका पक्का छत है, पक्के छत से पाइप के द्वारा जल को नीचे लाते हैं, और बाहर आंगन में या घर के बाहर आप एक गड्ढा करके उसमें नीचे कोयला वगैरह, लकड़ी वगैरह और गिट्टे, पत्थर वगैरह, रेती वगैरह सब भर के उसको बंद कर दीजिए, और उस जल को, उस पाइप के पानी को उस गड्ढे में छोड़ दीजिए। तो क्या होगा, उसको जमीन में जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। वो पानी आपके जमीन में जाएगा, भूमि की सतह में जाएगा, और फिर वो भूमि की सतह से नीचे, निचली सतह में पहुंच जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, जल का स्तर बढ़ेगा। सिंचाई में आप ड्रिप पद्धति का प्रयोग कीजिए, और बाष्पीकरण क्रिया को कम करने के लिए आप चाहें तो, जैसे रेगिस्तान में या इजराइल वगैरह में क्या होता है कि जो पॉली हाउस बनाए जाते हैं उनमें खेती होती है, और बेड बना करके खेती होती है। तो बेड के ऊपर क्या मल्चिंग कर दी जाती है, पॉलीथीन चढ़ा दी जाती है, ताकि बाष्पीकरण क्रिया ना हो या बहुत ही कम हो। तो बाष्पीकरण क्रिया के द्वारा पानी बाष्प के रूप में ना उड़े, पहला पॉइंट है। दूसरा यह कि टपक सिंचाई के द्वारा हम यूज करेंगे तो ज्यादा क्षेत्र में पानी अनावश्यक सतह पे नहीं फैलेगा, और टपक सिंचाई के माध्यम से सिर्फ पेड़ को ही मिल पाएगा, तो हमें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होगी। राइट, आगे देखें, बांधों एवं तालाबों का निर्माण कर तेजी से बह रहे जल को भी हम रोक सकते हैं। ठीक है, जो इस तरह से बहता हुआ जल जा रहा था, यदि हमने यहां बांध बना दिया तो वो यहां कुछ समय के लिए ठहर जाएगा और धीरे धीरे जमीन में चला जाएगा। खेतों में हम मेड़बंदी करके, मेड़ के आसपास वृक्षारोपण करके
उसमें खेत के पानी को खेत में ही रोककर एक तो हम डायरेक्ट उसे नीचे जाने का रास्ता देते हैं, दूसरा मेड़ पर पेड़ पौधे लगाकर उनकी जड़ों के माध्यम से नीचे जाने का एक रास्ता देते हैं। नेक्स्ट है शुष्क क्षेत्रों में, सूखे जो क्षेत्र हैं वहां वृक्षारोपण द्वारा वर्षा जल को भूमि की सतह के नीचे पहुंचाया जा सकता है। और अगला पॉइंट है अटल भूजल योजना एवं राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन का क्रियान्वयन करके सरकार के द्वारा जो ये योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका भरपूर प्रयोग किया जाना चाहिए। और राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन मानचित्रण है उसका प्रयोग करके और हमें इस तरह प्रबंधन करना चाहिए कि जल के स्तर को बढ़ाया जा सके। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। और ये देखिए वाटर हार्वेस्टिंग है। ये वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि पूरे जल को एक जगह पे स्टोर कर लिया जाता है। तो रेन वाटर स्टोरेज टैंक है, रेन वाटर फिल्टर है, और ये आपका क्या है, ये वाटर फिल्टर है। वर्षा जब होती है तो आपके छत पे जो पानी आता है पीने के लिए सबसे बेस्ट पानी, आपसे प्रश्न पूछा जाए तो सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, तो वर्षा जल सबसे शुद्ध होता है। और इस वर्षा के जल को यदि आप स्टोरेज टैंक में भर लेते हैं, अपने घर के स्टोरेज टैंक में भर लेते हैं और पीने के लिए उसका यूज करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। पीने के लिए आप वर्षा के पानी को स्टोर करके रख लेते हैं और फिर आपको उसी को पीते रहते हैं, उसको फिल्टर करके पीते रहते हैं, तो ये पीने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आवश्यक पोषक तत्व तो सबसे ज्यादा होते हैं और किसी भी तरह का कोई भी हानिकारक लवण खनिज कुछ भी इसमें मौजूद नहीं होता है। तो ये वो आपका टैंक है, राइट। अब लास्ट प्रश्न है 11 अंक वाला प्रश्न है। 11 अंक वाले प्रश्न की लिखने की जो रूपरेखा है वो यहां देख लीजिए, फिर आपको लिखना है उस प्रश्न को कैसे ये भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो जो 11 अंक का प्रश्न रहेगा उसमें दो चीजें तो आपके लिए कॉमन रहेंगी। एक तो आपको इंट्रो देना पड़ेगा 2 से 2.5 लाइन का, ठीक है, इंट्रो देना ही देना है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है 1.5 से 2 लाइन का, ठीक है। तो एक आपको इंट्रो देना है, एक आपको कंक्लूजन देना है। मतलब शुरू में आपको इंट्रो देना है, कुछ उसके बारे में बताना है कि आप किस चीज के बारे में आगे लिखने वाले हैं। अंत में आपको संक्षेप या सार में समझा देना है कि हालांकि ये सब बातें हुई हैं लेकिन इनका अर्थ ये होता है, ठीक है। तो एक निष्कर्ष भी आपको देना है। इसके बीच में आपको जो जो लिखना है और चित्र भी डिजाइन करना है, तो इसके बीच में ही आपको चित्र बनाना है, ना तो इंट्रो से ऊपर ना ही इंट्रो से नीचे। ये आपको याद रखने के लिए आवश्यक है, राइट। अब आप इंट्रो में जैसे आपसे पूछा है जल प्रदूषण क्या है और जल प्रदूषण के कारणों सहित पेयजल गुणवत्ता प्रबंधन की युक्ति का विस्तृत वर्णन कीजिए। 11 अंक का प्रश्न है, 250 शब्दों में आपको लिखना होता है। कोशिश कीजिए कि 250, 260, 270, 80 तक में ये निपट जाए, और ऐसे ही मैंने भी यहां पर आपको लिख करके दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहां देखें तो हमारा इंट्रो क्या होगा। इसमें इंट्रो होगा हमारा, ऐसे प्रश्न में आपका इंट्रो क्या हो सकता है, जल प्रदूषण क्या है। प्रश्न को इतना पकड़ लीजिए, बस ये आपका इंट्रो हो गया। आप बता दीजिए कि जल प्रदूषण क्या है, ठीक है। जैसे जल में या स्वच्छ जल में जब रासायनिक अवशिष्ट पदार्थ मिल करके उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे गुणवत्ताहीन जल को ही हम जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक है, जल प्रदूषण कहते हैं। ये तो हो जाएगा आपका 2 से 2.5 लाइन में इंट्रो दे दीजिए आप। जल प्रदूषण, जल को प्रदूषित करने वाले जो कारक होते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं, और जो जल प्रदूषकों के द्वारा जल की गुणवत्ता को ह्रास किया जाता है उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषक क्या है, प्रदूषण क्या है, ये भी आप इसी में लाइन में समझा सकते हैं। फिर आपको बताना है, फिर आपको इसमें यह बताना है कि जल प्रदूषण क्या है, ये तो आपने बता दिया। अब आपको आती है मेन बॉडी, और इस मेन बॉडी के अंतर्गत आपको क्या बताना पड़ता है, इस मेन बॉडी के अंतर्गत आपको बतानी पड़ती हैं कुछ चीजें जो प्रश्न में दी गई हैं। जैसे जल प्रदूषण के कारण, तो आपको यहां कारण लिखना है, और कारण में 4 से 5, 6 कारण, जो भी आप जितने प्रश्न को लेंदी लेना चाहते हैं, जहां तक आपके शब्दों की सीमा का उल्लंघन ना हो जाए, बता दीजिए कि कारण कौन कौन से हैं। इसके बाद फिर आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, पेयजल गुणवत्ता प्रबंधन की युक्ति का विस्तृत वर्णन करते हुए जब कारण बताए हैं तो फिर निराकरण भी बता दीजिए, ठीक है।
प्रबंधन बता दीजिए कि इसका जल प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, या प्रदूषण का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, ठीक है, या उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो बस ये मैंने आपको फ्रंट बता दिया कि एक तो आपको इंट्रो देना है, दूसरा आपको इसके रीजन बताना है, ठीक है, कि रीजन क्या क्या है, दूसरा आपको इसकी रोकथाम करना है या प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है, और लास्ट में आपको निष्कर्ष या कंक्लूजन बताना है। 2 से 2.5 लाइन का होना चाहिए, 2 से 2.5 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये है मेन बॉडी पार्ट, चित्र भी बनाना है तो आपको यही बनाना है। मैंने किस तरह से लिख करके आप लोगों तक मॉडल आंसर पहुंचाया था वो ये देख लीजिए आप। इस तरह से हमने लिखा था। सबसे पहले तो हमने जल प्रदूषण के बारे में चर्चा की। जल प्रदूषण क्या है देख लीजिए यहां पे। 2 से 2.5 लाइन का ही एक हमने इंट्रो दिया है। जल प्रदूषण, जल में रासायनिक पदार्थ, मलमूत्र तथा दूसरे अवांछित पदार्थ जैसे कूड़ा करकट, नालियों का गंदा पानी आदि मिलने से यह पीने तथा घरेलू कार्य करने के योग्य नहीं रहता है, और ऐसे अयोग्य जल को ही ऐसे जल को ही हम प्रदूषित जल कहते हैं। और थोड़ा सा लाइन और जोड़ दी हमने एक, कि जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ जो है प्रदूषक तथा जल का दूषित हो जाना जल प्रदूषण कहलाता है। बताइए कितना सटीक और कितना शानदार इसका इंट्रोडक्शन हो गया है। 2 से 2.5 लाइन का नहीं, ये तो 3.25 लाइन तक का हो गया है, राइट। फिर आ गए हम मेन बॉडी पे और जल प्रदूषण के कारणों की चर्चा हम करने लगे। और कारणों में हमने कौन कौन से कारण गिनाना शुरू किए। तो सबसे पहले बात की, घरेलू कचरा नाली में फेंकने से यह जल तालाब नदियों में मिलकर उनको प्रदूषित करता है। पहला और महत्वपूर्ण कारक है कि जो हमारी आबादी है वो घर का कचरा नालियों में फेंक देती है। वर्षा होती है, नालियों के बाद पानी बह करके कहाँ जाएगा, तालाब में जाएगा या नदी में जाएगा, तो उनको प्रदूषित करता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इंदौर के लोग ऐसा करना बंद कर दिए, इसलिए इंदौर देश में सबसे स्वच्छ हो गया है। दूसरा, नदी तालाबों में नहा करके, हम नहाते हैं नदी तालाबों में, तो नहाना तो ठीक है, लेकिन शैम्पू लगा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, कपड़ों को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, ठीक है, अपने वाहनों को भी वहीं धोना शुरू कर दिया, वहीं अपने पशुओं को ले आए उनको भी धोना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम उनको गंदा कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम उनको गंदा कर रहे हैं। क्योंकि प्रदूषक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जैवीय घटनशील प्रदूषण, जिनको जो जीव हैं खा करके नष्ट कर सकें। जैसे आप काली मिट्टी से नहाइए, मुल्तानी मिट्टी लगाइए, मिट्टी से नहाओगे तो मिट्टी से नदी प्रदूषित नहीं होगी, क्योंकि तुरंत प्रदूषण दिखेगा वहां पे, लेकिन आगे जाके वो मिट्टी जम जाएगी नीचे। लेकिन आप शैम्पू से नहाओगे या अन्य तरह के केमिकल का यूज करोगे तो वो केमिकल जो है नदी में रहने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट कर देगा। तो ये प्रदूषण ऐसे होते हैं जो अनअपघटनीय होते हैं, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। आपने पॉलीथिन प्लास्टिक फेंका, वो खत्म नहीं होगा। आपने गोबर फेंक दिया, उसको जीव जंतु वहीं पे खा लेंगे, मछलियां वगैरह गंदगी को नष्ट कर लेंगी। लेकिन प्लास्टिक की चीजें जो है या रासायनिक चीजें, केमिकल जो हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होते। तो आप प्रदूषण भी यदि करना ही है, प्रदूषण की आपकी चलती नहीं है, कोई व्यक्ति जैसे कि हाँ भैया पूजन सामग्री है, पूजन सामग्री तालाबों में या नदियों में आप विसर्जित करते भी हैं, तो पूजन सामग्री में केले का पत्ता, गोबर के जो गणेश जी बनाए जाते हैं वो भी, आप मिट्टी की मूर्तियां भी, लेकिन उसमें कलर वगैरह या ऐसे कोई केमिकल प्लास्टिक की चीजें आप विसर्जित ना करें, क्योंकि वो चीजें तो अपघटनीय हैं, वो अपघटित हो जाएंगी, नष्ट कर दी जाएंगी, लेकिन ये अनअपघटनीय है, ये नष्ट नहीं होंगी। तो इतना सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है, कपड़े धोकर जानवर तथा गाड़ियां साफ करके जल को गंदा करते हैं। नेक्स्ट है, अस्पतालों का अवशिष्ट जंतुओं के मलमूत्र से अनेक प्रकार के रोगों के जीवाणु भी जल में मिल जाते हैं। तो जंतुओं के मलमूत्र से जल में अनेक रोगों के जीवाणु भी मिल जाते हैं। ऐसा जल जब हम पिएंगे तो हमको भी वो जीवाणु क्या करेंगे, तो हमको भी हानि पहुंचाएंगे, रोग फैलाएंगे। इस प्रकार से देखिए आप, जो कल कारखानों का नदियों में जो गंदा जल मिलाया जा रहा है, उससे जो है जल की गुणवत्ता नष्ट हो रही है। यहां देखेंगे, ये हमारा लास्ट है, और यह औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ की निकासी व्यवस्था नहीं होने से उसे नदी तालाबों में छोड़ देते हैं। अपशिष्ट पदार्थों में लेड है, सीसा है, मरकरी है, क्रोमियम है, कैडमियम आदि की उपस्थिति घातक होती है।
और जो ये सीसा है, मरकरी या पारा है, क्रोमियम है, कैडमियम है, इनसे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। कैडमियम जो है, ठीक है, कैडमियम बहुत खतरनाक होता है, मानसिक रोग होते हैं, इससे मानसिक क्षिप्तता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, फसलों में कीटनाशी, खरपतवारनाशी दवाइयों तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से इनमें प्रयुक्त घातक पदार्थ जल में घुलकर नदी तालाबों में पहुंच जाते हैं। जो हम अपनी फसलों में कीटनाशक पेस्टिसाइड डालते हैं, उनमें होता है कि जहर, जिसे आर्सेनिक बोलते हैं। जब वर्षा होती है तो वो जहर फसलों से उतर करके जमीन पे पहुंचता है और जमीन के माध्यम से वो सीधा भूजल में मिल जाता है। और सबसे ज्यादा उर्वरकों का यूज होता है कहां पे? पंजाब हरियाणा में, ठीक है। और जो वहां पे उर्वरकों का यूज होता है, उर्वरकों में होता है आर्सेनिक नामक जहर। अब वो जहर जा रहा है वहां की जमीन में, जमीन के माध्यम से वो निचले स्तर पे जल में पहुंच गया, तो जल में पहुंच गया आर्सेनिक। आर्सेनिक की 5 mg की मात्रा से अधिक मात्रा आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकती है और आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो वो आर्सेनिक युक्त जल वहां की जनता पी रही है, इस कारण से वहां पे सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हो रहे हैं। और आज यदि आपसे बात की जाए भारत में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज कहां पे, सबसे ज्यादा कैंसर कहां फैल रहा है, तो वो फैल रहा है आपके राजस्थान, आपका जो पंजाब और हरियाणा। रीजन क्या है? रीजन मैंने आपको बता दिया है। वहां से कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन चलती है और वो बेसिकली मरीजों के लिए चलती है कैंसर की। तो कितनी भयावह स्थिति है, भयंकर स्थिति है, ये भी आप समझें। अब बात करें प्रदूषण की रोकथाम की, तो प्रदूषण की रोकथाम क्या है? सरकारी प्रदूषण रोधी नियमों का सभी नागरिकों, संस्थानों को पालन करना चाहिए। सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। इंदौर में कचरा गाड़ी आती है, पहले केवल कचरा लेने के लिए आती थी, लोगों ने कचरा डालना शुरू किया तो उसमें 2 पार्टीशन कर दिए, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। तो लोगों ने दोनों में गीला अलग सूखा अलग डालना शुरू कर दिया। उसके बाद से तो देखो उसमें जो है खंड बढ़ते ही गए। कांच है, कंप्यूटर के टूटे फूटे पार्ट्स हैं या प्लास्टिक की चीजें हैं, वो अलग डालिए तो वो अलग डाली जाती हैं, कांच की चीजें अलग डाली जाती हैं, नैपकिन वगैरह है जैविक जो अपशिष्ट हो सकते हैं वो अलग डाले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सरकारी संस्थानों को और नागरिकों को संस्थानों को सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए। कीटनाशियों, कवकनाशियों में निम्नीकरण योग्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात एक तो हम कीटनाशकों का प्रयोग बंद करके जैविक कृषि को अपनाएं, नहीं अपना सकते क्योंकि जनता बहुत है, पेट नहीं भर पाएंगे, तो फिर हम कम से कम ऐसे रसायनों का यूज करें जो कम घातक हैं, राइट। नेक्स्ट है, जल स्रोतों के जल शोधन पर विशेष ध्यान दें। जल को शोधन शुद्धि करने के लिए विशेष ध्यान दें। फैक्ट्रियों में शोधन संयंत्र लगाएं जिससे अपशिष्ट जो हुआ है जल, उसको शुद्ध होने के बाद ही जल स्रोतों में भेजा जाए। जो फैक्ट्रियों से जो अपशिष्ट जल निकला है उसको हम वहीं पर शुद्ध करके, प्योर करके फिर हम नदियों तक भेजें। नदियों में ही मिलाना है तो हम उसको प्योर करके भेजें ताकि नदी की जल की गुणवत्ता ना बिगड़े। पशुओं के प्रयोग के लिए अलग जल स्रोत का प्रयोग करना चाहिए, पशुओं के लिए अलग से जल स्रोत बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट है, ताप तथा परमाणु बिजली घरों से निकले जल को शुद्ध करके ही जल स्रोतों में छोड़ना चाहिए। जैसे फैक्ट्रियों से वैसे ही इस जल को भी, जो हमारे परमाणु बिजली घर हैं इनसे अशुद्ध हुए जल को भी हमें शुद्ध करके छोड़ना चाहिए। बाहित मल में कार्बनिक पदार्थों को कम करने के लिए ऑक्सीकरण तालाब या फिल्टर बेड का प्रयोग करना चाहिए। बाहित मल में कार्बनिक पदार्थों को कम करने के लिए जो सीवेज लाइनें हैं इनके ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जानी चाहिए। इंदौर में बहुत बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है और उससे जो पानी बचता है, उससे जो पानी निकाला जाता है, उस पानी से इंदौर शहर में नगर निगम के द्वारा जो चौराहे हैं यहाँ पे जो फव्वारे चलते हैं, अधिकतर जो आसपास में यहाँ पे फव्वारे चलते हैं वो इसी ट्रीटमेंट किए हुए जल से चलते हैं। तो जल का सदुपयोग देखिए कि कहां से निकाल करके जल का उपयोग कहां किया जा रहा है, ठीक है। तो गलती से भी यदि आप लोग उस पानी के साथ सेल्फी लेते हैं, हाथ लगाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वो जल कैसा है और कहां से आया है। खैर वहां लिखा होता है कि ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से आया हुआ जल है, पीने योग्य नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि ये भी होने लगा है। ये है हमारा 2 से 2.5 लाइन का एक निष्कर्ष हमें जो देना ही है और इस प्रकार से हम एक निष्कर्ष लिखेंगे, हाईलाइट करके लिख देंगे, निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता नहीं है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रदूषित जल मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा है। अतः जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में निर्धारित सावधानियों को अपनाकर मानव अनेक दुष्परिणामों से बच सकता है। एक सटीक और अपनी भावनाओं को भी आप अपने अपने विचारों को यहां पर सारांश के रूप में आपको लिखना है और यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आपने इंट्रो और निष्कर्ष सही टाइम पे लिखा है, बीच में एक आध चित्र भी बनाया है, तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को देख के खुश हो जाएगा। बीच की जो बॉडी है वो ज्यादा ध्यान नहीं देगा, शुरू और लास्ट में जरूर ध्यान देगा। और यहाँ पे यदि आपने संभाल लिया तो आपने एक बहुत ही शानदार सा काम किया है। तो इस तरह से आपका ये पेपर कंप्लीट होता है और इस पेपर में मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगी। मेंस जो है, मेंस के लिए आप लोग को जो ये डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम मिल रहा है उसमें पर डे के 5 प्रश्न मिलते हैं। 3-3 अंक के 3 प्रश्न, 5 अंक का 1 प्रश्न, 11 अंक का 1 प्रश्न। प्रतिदिन 30 मिनट के लिए उत्तर लिखने के लिए एक पेपर मिलता है। फिर आपको मॉडल आंसर भी मिल जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में। फिर आपको 30 से 40 मिनट की क्लास भी मिल जाती है, शाम 8 बजे के लगभग अपलोड हो जाएगी, आपके एप्लीकेशन में आ जाएगी वहीं पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। फ्री में आपको 59 टॉपिक वाइज टेस्ट, 21 एफएलटी, 20 यूनिट वाइज टेस्ट और 7,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। राइट, तो इस प्रकार से हमारा ये आपके लिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम है और ज्वाइन कर लीजिए। ये स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इन पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप तक जानकारी आ जाएगी। मुझे उम्मीद है क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी और दोस्तों के बीच में क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।